हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन मेथड फॉर चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। मतलब जब एक पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का चेंज हो, उस केस में फर्म पार्टनर्स में डिसाइड कि उनके फर्म की एसेट्स और लाइबिलिटीज को भी रीवैल्यू कर दिया जाए और आफ्टर दिस चेंज हमारी बैलेंस शीट एसेट्स और लाइबिलिटीज को उनके ट्रू वैल्यू पर दिखाए। ठीक है, सो इन दैट केस हम अप्लाई करते हैं रिवैल्यूएशन मेथड। सो एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफली ये डिफरेंस बता देती हूं। जब भी पार्टनरशिप फर्म रीऑर्गेनाइज होती है, चाहे वो पीएसआर दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का चेंज हो या एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ ऑफ अ पार्टनर हो, तो हमें 5 एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। नंबर 1 इज चेंज इन द रेशो। चेंज हो गया रेशो में तो गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, न्यू रेशो देखनी पड़ेगी। सेकेंडली आपको अकाउंट करना पड़ेगा गुडविल को। जो भी गेनिंग पार्टनर है बिकॉज ऑफ दिस चेंज, जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है, वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट गुडविल का दूसरे पार्टनर्स को पे करता है। इसकी एंट्री हम कर सकते हैं आफ्टर ओपनिंग गुडविल अकाउंट, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, जिसे एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। थर्ड हमने स्टडी किया था रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। मतलब अगर फर्म के पास कुछ प्रॉफिट्स, रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं तो उनमें भी सेम रूल अप्लाई होता है कि गेनिंग पार्टनर को प्रोपोर्शनेट पेमेंट करनी पड़ती है फॉर द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। अब तीसरी एडजस्टमेंट है इसमें कि अगर आपके पास फोर्थ एडजस्टमेंट है कि अगर आपकी फर्म एसेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करती है तो उसको अकाउंट करने के भी 2 तरीके हैं। एक है एडजस्टमेंट एंट्री मेथड, दूसरा है रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड। अब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। तो अगर आपका क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करो, एडजस्टमेंट एंट्री में याद रखो हमेशा आपकी बुक वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आता। मतलब फर्म अगर बिल्डिंग 1 लाख पे दिखा रही है तो वो 1 लाख पे ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। हम सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को मेजर करेंगे और नेट इफेक्ट देखेंगे कि फाइनली फर्म पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओवरऑल बिकॉज ऑफ दिस रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इस प्रॉफिट और लॉस में प्रोपोर्शनेट शेयर पार्टनर्स आपस में एडजस्ट करते हैं। गेनिंग पार्टनर पे कर देता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो क्योंकि आपने एंट्री आउटसाइड की, आपने किसी भी एसेट या लाइबिलिटी को बुक में नहीं लेके आए, आप उनको बुक्स में चेंज नहीं कर रहे हो, तो आप जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में भी आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। दिस इज वन मेथड, इसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं कि हम सिर्फ एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट का मतलब है प्रोपोर्शनेट अमाउंट एडजस्ट करेंगे और एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे। और इसके अपोजिट दूसरा मेथड क्या है, जब पार्टनर ये चाहते हैं कि जो न्यू वैल्यूज है, जो रिवाइज्ड वैल्यूज हैं, वो बुक्स में आ जाए। ओके, तो वो चाहते हैं कि अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है या रिड्यूस हुई है या लाइबिलिटीज में जो चेंजेस आए हैं, तो दे वांट टू शो इट इन द न्यू बैलेंस शीट आफ्टर फर्म्स रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें एसेट्स और लाइबिलिटी के चेंजेस को रिकॉर्ड करना है। तो जब आप एसेट्स और लाइबिलिटीज के चेंजेस को रिकॉर्ड करोगे तो उसमें जो प्रॉफिट और लॉस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट होता है। सो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। स्टेप 1 हमारा होगा अकाउंट फॉर चेंजेस इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वैल्यूज। आप एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू के चेंजेस को मेजर करो और उनको अकाउंट करो। अब नंबर 1 हम लेते हैं एसेट्स। सपोज आप एसेट्स को वैल्यू करवाते हो, फर्नीचर है आपका बुक्स में 10,000 पर, बट जब आप वैल्यूएशन के लिए जाते हो उसकी वैल्यू सिर्फ 6,000 है, मतलब वैल्यू कम हो गई। तो अगर फर्नीचर की वैल्यू, किसी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो वो आपके बिजनेस के लिए क्या है, जितना भी वैल्यू में कमी हुई, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ये आपके बिजनेस के लिए लॉस होगा। और एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो नंबर 1 ये एक लॉस है बिजनेस के लिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसे डेबिट किया जाएगा, क्योंकि हमारा रूल होता है ना, डेबिट ऑल लॉसेस क्रेडिट ऑल गेन्स। तो ये गेन और लॉस के लिए अकाउंट बन रहा है रिवैल्यूएशन, तो यहां पर हम डिक्लाइन इन वैल्यू डेबिट करेंगे। और क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई है तो रेलेवेंट एसेट अकाउंट हमें क्रेडिट करना होगा। एसेट्स में जब वैल्यू बढ़ती है तो वो हम उसे डेबिट करके लिखते हैं, जब वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट करके लिखते हैं। और कितना अमाउंट आएगा, डिक्रीज इन वैल्यू, जितनी वैल्यू में कमी आई है वो आएगी। अब वैल्यू में जो कमी हम नोट करते हैं, इसमें एक और चीज है जो हमें बहुत ध्यान देना है, वो है
टू एंड बाय, जो हमें इसके लिए लाइन दी होगी कि वैल्यू कितनी कम हुई, वो मेजर करने के लिए हमें ध्यान देना है कि टू वर्ड लिखा है या बाय वर्ड लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बुक्स में फर्नीचर है सपोज 10,000 का, और क्वेश्चन कह रहा है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज रिड्यूस्ड टू से 4,000, ये कम हो गई कहां तक, टू का मतलब है यहां तक, ये 4,000 तक हो गई, मतलब जब ये चेंज आया तो अब इसकी न्यू वैल्यू हो गई 4,000, तो अब कमी कितनी हुई है 6,000 की, क्योंकि कम होकर वैल्यू यहां तक आ रही है। तो रिड्यूस टू का मतलब होता है कि यहां पर वैल्यू आ गई, तो रिड्यूस टू के बाद हमेशा न्यू वैल्यू दी होती है। तो डिक्रीज या इंक्रीज हमें जो लेनी है वो हमें डिफरेंस करके लेनी है। एज अगेंस्ट दिस अगर हमें लिखा हो वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय, बाय का मतलब है कि ये जो रिडक्शन करनी है, रिडक्शन यहां पे करनी है, तो बाय में जो अमाउंट दे रखा होता है वही रिडक्शन होती है। तो यहां पर 2,000 की कमी हो रही है, एज इट इज लिखेंगे। बट अगर 2 दे रखा है तो इसका मतलब कम होके ये नई वैल्यू आ रही है, तो जितनी कमी है वो हमें डिफरेंस करके निकालनी होगी। तो ये अमाउंट कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी होगी कि हमें 2 वर्ड दे रखा है या बाय, क्योंकि इनके मीनिंग अलग होंगे। अच्छा, वैल्यू कम होने की जगह इंक्रीज भी हो सकती है। तो अब अगर वैल्यू इंक्रीज हो जाती है एसेट की, तो एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए उस अकाउंट को हमें क्या करना चाहिए। मान लो लैंड की वैल्यू है, रीवैल्यू करवाया, लैंड की वैल्यू बढ़ गई, तो अब लैंड की वैल्यू को बढ़ाने के लिए बुक्स में लैंड अकाउंट को क्या करें, डेबिट या क्रेडिट। तो हमारा सिंपल सा रूल है, एसेट्स जो होती हैं इनके सारे डेबिट्स इंक्रीज शो करते हैं। रूल है ना, ए इज इक्वल टू एल प्लस सी, ये इक्वेशन थी ना, ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। इसका मतलब एसेट्स में जो डेबिट है वो है इंक्रीज, इनके पॉजिटिव डेबिट है, इनके पॉजिटिव क्रेडिट है, ठीक है ना। तो एसेट में जब भी इंक्रीज होती है तो वो उसे डेबिट में लिखते हैं। तो रेलेवेंट एसेट अकाउंट डेबिट, तो जो भी एसेट में इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट कर दो विद द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू। और ये प्रॉफिट कहां जाएगा, क्योंकि ये आपको प्रॉफिट है, किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट की सिचुएशन है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके अलावा एक और सिनेरियो भी हो सकता है कि आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, मतलब आपकी बुक्स में वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, लेकिन अब इसकी वैल्यू आ गई, नाउ टू बी रिकॉर्डेड एट रीवैल्यूड अमाउंट। जैसे कई बार होता है हम कोई एसेट खरीदते हैं, उसको डेप्रिशिएट करते जाते हैं और डेप्रिसिएशन का रेट हमने इस तरह से लगा दिया कि जल्दी उसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब वो एसेट आपके बिजनेस में पड़ी हुई है लेकिन बुक्स में उसकी वैल्यू खत्म है, तो इसे अनरिकॉर्डेड एसेट कह सकते हैं। तो अगर अब आप उसको रीवैल्यू कराते हो और उसकी कोई वैल्यू आ जाती है तो वो एज एन एसेट बुक्स में एंटर होगी। इसी तरह से कई बार हम छोटी छोटी एसेट्स खरीदते हैं और उनको सीधे राइट ऑफ कर देते हैं, हमें लगता है कि ठीक है अमाउंट बहुत मार्जिनल है, बट अब क्योंकि आपकी पार्टनरशिप फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, चेंज आ रहा है, तो आपको उसको वैल्यू करना पड़ेगा। तो उस एसेट को जब आपने वैल्यू किया, मान लो उसकी वैल्यू 1,000 रुपीज आई, तो अब उसे बुक्स में लेके आना है। तो अगर किसी भी अनरिकॉर्डेड एसेट को उसकी न्यू वैल्यू पर बुक्स में लेके आना है तो वो एसेट हम बुक्स में डेबिट करेंगे, क्योंकि इसे बुक्स में एंटर कराना है। एसेट्स जब भी इंक्रीज होती है, जब भी बिजनेस में आती है, डेबिट होती है, तो इनकी जो भी न्यू वैल्यूएशन है उस पे इनको बुक्स में एंटर करा दिया और अमाउंट कहां चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपके पास प्रॉफिट आ जाते हैं क्रेडिट साइड में। तो जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या एक पुरानी एसेट को हम एंटर कराएंगे बुक्स में, तो हमारे रीवैल्यूएशन में एज अ प्रॉफिट एंटर किया जाएगा, क्रेडिट कर देंगे, ये प्रॉफिट है। बट अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो वो लॉस है, उसे हम डेबिट करेंगे। सिमिलरली हमारे पास लाइबिलिटीज में भी सिमिलर चेंजेस आ सकते हैं। अगर आपके लाइबिलिटी की वैल्यू में डिक्लाइन होता है, आपके पास लाइबिलिटी है मान लो क्रेडिटर्स की, आपको पे करना है 10,000, बट आपके क्रेडिटर्स असेसमेंट के टाइम कहते हैं कि ओके वी गिव यू अ डिस्काउंट ऑफ से 500, तो लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, ठीक है ना। तो अब आपके पास कितनी वैल्यू है, 500 कम है, तो वो 500 आपका फायदा है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी भी आपका फायदा होता है, और फायदे को हम कहां लिखते हैं, प्रॉफिट को हमें रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करना होता है। ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। क्या चीज, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी की वैल्यू को कम करना है तो हमें उसे क्या करना होता है, डेबिट। तो जितनी डिक्रीज है
उसे हम डेबिट करेंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, जो भी रेलेवेंट लाइबिलिटी है उसको डेबिट कर दो और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दो। अकॉर्डिंगली इनकी नरेशन भी लिख सकते हो। तो अब यहां पे क्या कर रहे हो, आप हर एक एसेट और लाइबिलिटी के चेंज को सेपरेटली एंटर कर रहे हो बाय नेम। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी हो गया। अब इसके अलावा क्या हो सकता है हमारा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ भी तो सकती है। हो सकता है आपने कोई चीज बुक्स में लिखी ही नहीं थी, अब असेसमेंट के टाइम आपको याद आया कि अरे ये चीज तो हमने रिकॉर्ड ही नहीं की थी, तो इसको बुक्स में लेके आना है। तो जब लाइबिलिटी बुक्स में एंटर कराते हैं या उसकी वैल्यू बढ़ती है तो लाइबिलिटीज का प्लस होता है क्रेडिट और रिवैल्यूएशन में चला जाएगा ये डेबिट साइड में। दोनों का लॉजिक बहुत क्लियर है। लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो वो बिजनेस के लिए लॉस है, ठीक है। दिस इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज अ लॉस। तो जो लाइबिलिटी में इंक्रीज इन वैल्यू है वो हम क्रेडिट करके लाइबिलिटी को बढ़ा देंगे। यहां नरेशन आप इजीली लिख सकते हो, बीइंग द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। इसी तरह से कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी हो सकती है जो कि आपको बुक्स में लेके आनी है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टू बी रिकॉर्डेड नाउ। मान लो आपका कोई केस पेंडिंग चल रहा है, किसी कस्टमर को आपने गुड्स बेचे थे और वो अच्छी क्वालिटी के नहीं निकले या वो रास्ते में सपोज ऑन द वे टूट गए। अब वो कस्टमर आप पर ब्लेम डाल रहा है कि आपने टूटी हुई चीज दी है, आपने एक्सेप्ट नहीं किया ब्लेम, ठीक है। अब वो केस चल रहा है कोर्ट में। तो अभी तक तो आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं थी, बट मान लो कोर्ट की रूलिंग आ जाती है या आप असेस करते हो तो आपको लगता है कि नहीं इसमें रूलिंग हमारे अगेंस्ट आएगी और हमें उस पर्सन को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे से 1000 रुपीज की। तो ये लाइबिलिटी बढ़ गई ना, डैमेजेस और क्लेम ये जो भी आ रहा है, तो ये लाइबिलिटी अब बुक्स में एंटर करेंगे। तो एज अ लॉस, क्योंकि जब हमें कोई लाइबिलिटी एक्स्ट्रा देनी पड़ती है तो वो हमारा लॉस है, तो ये एज अ लॉस रिवैल्यूएशन में डेबिट हो गया। और टू रेलेवेंट लाइबिलिटी बाय नेम हम लिख देंगे उस लाइबिलिटी अकाउंट में, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नाउ रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो हम लाइबिलिटी और एसेट्स में 6 तरह के चेंजेस आ सकते हैं। सिमिलर चेंजेस हैं, दोनों में इंक्रीज हो सकता है, दोनों में डिक्रीज हो सकता है, या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी आ सकती है। तो प्रॉफिट और लॉस को जज कर लो, अकॉर्डिंगली उसे रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे, लॉस, प्रॉफिट है तो क्रेडिट। और रेलेवेंट एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू को भी चेंज करना है, क्योंकि ये वही मेथड है जिसमें चेंज करके वैल्यूज दिखानी है। तो रेलेवेंट लाइबिलिटी और एसेट भी आपकी डेबिट या क्रेडिट होगी। तो रूल्स आपके बहुत क्लियर है। अब इसको अगर आप दूसरे मेथड से कंपेयर करते हो तो वहां पर भी हम प्रॉफिट और लॉस ले रहे थे, लेकिन हम अकाउंट में नहीं डाल रहे थे, हमने उसको एक स्टेटमेंट में अलग से कैलकुलेट कर लिया और फिर प्रोपोर्शनेट चेंज नोट कर लिया। बट यहां क्या हो रहा है, आप रिकॉर्ड कर रहे हो। इसका मतलब इस एंट्री के बाद आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। तो अगर बैलेंस शीट बनाते हैं इसके बाद तो उसमें नई वैल्यूज आएगी। अच्छा, ये हो गया स्टेप 1। आपने जो दिख रहा है ना वो चेंजेस नोट कर लिए। अब यहां एक और चीज है, आपके पास हो सकता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी हो रही है, ठीक है। तो हमने क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में पढ़ा है, तो अगर उस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो उसको रिजर्व के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके ही बैलेंस यहां पर लेके आएंगे। वहां भी मैंने आपको समझाया था ना कि अगर आपका लॉस रिजर्व से ज्यादा हो जाता है तो वो रिवैल्यूएशन में लिखते हैं, तो यहां पर रेलेवेंट अमाउंट ही आएगा, ये समझ लेना, ठीक है। अब हमारा स्टेप 2 क्या है, ये जो रिवैल्यूएशन किया जा रहा है इसमें कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि आप रिवैल्यू करवा रहे हो, इसका मतलब आप किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे हो, या तो एक्सपर्ट को बुला रहे हो अपने फैक्ट्री में, बिजनेस में, उसको अपनी प्रॉपर्टी एसेट्स दिखाते हो, रिवैल्यू करवाते हो, ठीक है ना। एंड इट ऑल कॉस्ट यू, आपको एक्सपर्ट की फीस पे करनी पड़ सकती है, उसको आने जाने का ट्रैवल एक्सपेंडिचर देना पड़ सकता है, कोई और आपने इसमें फॉर्म वगैरह बनाए या कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फी वगैरह वो सब पे करना पड़ेगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं आपके रिवैल्यूएशन के। तो बीइंग लॉसेस और एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। बट रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 2 तरह से हो सकते हैं। इसमें केस 1 है, अगर ये एक्सपेंसेस पे कर रही है फर्म, मतलब फर्म के एक्सपेंसेस है और फर्म ही पे कर रही है, तो बहुत सिंपल एंट्री है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप डेबिट कर दो और पैसा कहां से निकलेगा, आपके बैंक में से, ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन। दूसरा क्या है कि आप रिवैल्यूएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पार्टनर को दे दो। आपने एक पार्टनर को ये काम दे दिया कि ठीक है, पार्टनर ए है,
वो ये सारे काम करेगा। मान लो 3 पार्टनर हैं और सब इकट्ठे ये काम नहीं करना चाहते हैं, हैंडल दे डोंट वांट, तो उन्होंने ए को असाइन कर दिया कि तुम्हारा काम है ये सारी रिवैल्यूएशन करवा लेना। ठीक है, अब अगर आप किसी पार्टनर को इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसके अगेंस्ट उसको कुछ पेमेंट भी करोगे। आप उसको फी पेमेंट कर सकते हो, आप उसको सैलरी पे कर सकते हो, आप इसको कुछ कमीशन दे सकते हो। तो कुछ ना कुछ तो, क्योंकि वो अकेला काम कर रहा है, उसको कुछ तो पे करोगे। तो ये जो पेमेंट हो रही है फर्म के लिए, यही एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सो फर्म क्या करेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देगी पेमेंट टुवर्ड्स द पार्टनर। हमने पार्टनर को कितनी पेमेंट एग्री की है एज पर एग्रीमेंट। हो सकता है आप कहते हो कि 2000 रुपीज में ये सारे काम कर लो, तो वो 2000 रुपीज आपका बिजनेस का एक्सपेंडिचर हो गया। हो सकता है आप ये कहते हो कि ठीक है, जितना भी इसमें प्रॉफिट और लॉस होगा उसका 10% तुम ले लेना, तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करके 10% उसको उसकी कमीशन दे दोगे। सो ये रिवैल्यूएशन में आ जाएगा जो पार्टनर को दे रहे हो। अब पेमेंट नहीं होगी क्योंकि कैश में थोड़े ना दे रहे हो, पार्टनर का तो अकाउंट चलता है, तो इसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो जितना भी आपने एग्री किया, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने पार्टनर को दी है, उसके अगेंस्ट जो एग्री की उसकी सैलरी या कमीशन, वो उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दोगे। अब इस केस में क्या होगा, फर्म तो उसे पैसा दे रही है, कमीशन दे रही है काम की, सैलरी दे रही है काम की। अब एक्चुअल एक्सपेंसेस उस पार्टनर को खुद बियर करने पड़ेंगे, तो वो एक्सपेंसेस वो अपने पैसे से पे करेगा। तो अगर उसके पास अपना पैसा है तो वो खुद से पे कर देगा। उस केस में फर्म उसकी कोई एंट्री नहीं करेगी। बट अगर हमें ये दे रखा है कि फर्म पे कर रही है, इसका मतलब वो पार्टनर ये पैसा ड्रॉइंग की तरह से ले रहा है, मतलब वो बिजनेस से पैसा ड्रॉ करेगा और फिर पेमेंट कर देगा। तो ये फर्म का एक्सपेंडिचर इन एनी केस नहीं बनेगा, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि जब उसको काम की जिम्मेदारी दे दी, उसको उसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो ये खर्चे उसके पर्सनल हैं। तो एज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर, जैसे उसने खुद अपने लिए कोई चीज खरीदनी हो, तो बिजनेस का पैसा अगर लगाते तो ड्रॉइंग माना जाता है, तो यहां भी इसे ड्रॉइंग में लिखा जाएगा या उसके कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। तो ये 2 तरह से एक्सपेंसेस हो जाते हैं। अब हमारा रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो चुका है, तो अब स्टेप 3 क्या होगा हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उसको क्लोज करेंगे, मतलब उसका ट्रांसफर करेंगे नेट प्रॉफिट और लॉस, जो भी फाइनली प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो सारे पार्टनर्स में बराबर बराबर या जो भी उनकी रेशो है उनके कैपिटल और करंट अकाउंट में बांट देंगे। अब ये अकाउंट किस तरह से बनेगा उसका फॉर्मेट मैं अभी बता देती हूं, बट उससे पहले आप एंट्री समझ लो। अब एंट्री क्या होगी, क्योंकि हम एंट्रीज कर रहे हैं ना, वो फ्लो में चलने दो। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट अगर हम पार्टनर्स को देते हैं तो उनकी कैपिटल बढ़ जाती है, पैसा बढ़ता है बिजनेस में, उनके क्लेम बढ़ते हैं। तो जब भी पार्टनर को कुछ दिया जाता है तो उनके कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में से जो प्रॉफिट आएगा वो हम बांट देंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में इन एग्जिस्टिंग रेशो। ठीक है, एग्जिस्टिंग रेशो, क्योंकि ये सारा पुराना किस्सा चल रहा है। आज आपने चेंजेस किए हैं पार्टनरशिप की रेशो में, ये सब पिछली एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है। तो जो पिछला कुछ भी बैलेंस है वो सारा एग्जिस्टिंग रेशो में एडजस्ट होता है। इस डेट के बाद जब से चेंज आया उसके बाद से जो प्रॉफिट लॉस अर्न होंगे वो न्यू रेशो में जाएंगे। तो जो पिछले बैलेंसेज हैं वो एग्जिस्टिंग रेशो में बढ़ जाएंगे। और इन केस ऑफ लॉस, तो लॉस में क्या होता है, अगर लॉस आ जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हुए, तो लॉस जो है पार्टनर्स के अकाउंट्स में डेबिट किया जाता है। सो ये उनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से। इस जर्नल एंट्री को आप समझने के लिए जब अकाउंट बनाएंगे तब भी आप समझ सकते हैं, बट इन एनी केस आपको पता होना चाहिए जब भी हम कोई नॉमिनल अकाउंट बना के प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, P&L अकाउंट हो, तो उसमें डिफरेंस जो है डेबिट साइड में जब आता है प्रॉफिट माना जाता है। तो P&L से भी आप ट्रांसफर करते हो तो P&L टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है ना, ऑन द सिमिलर लाइन्स ये किया गया। अब ये हो गया आपका स्टेप 3। अब अगला स्टेप क्या है आपका, अगर एक ये फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है तो आपको अगर बैलेंस शीट प्रिपेयर करने को कही जाती है, सो वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट न्यू रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी टेकन। मतलब
जो नई वैल्यूज हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि आपने नई वैल्यूज एंटर कर दी हैं, आपने जर्नल एंट्री की है, हर चेंज की एंट्री की है, तो इसका मतलब बुक्स में एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू रिवाइज हो गई है। सो अकॉर्डिंगली आपको नई वैल्यूज बैलेंस शीट में लेनी है। सो दोनों में डिफरेंस क्या है दोनों मेथड्स पे? जो हमारा रिवैल्यूएशन मेथड था, इस मेथड में हम हर चेंज की एंट्री करते हैं, तो इसलिए लास्ट पॉइंट जो है कि बैलेंस शीट में नई वैल्यू आएंगी, तो वो हमें समझ में आ जाता है क्योंकि हम हर चेंज अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सारी नई वैल्यूज आएंगी। एडजस्टमेंट मेथड में क्या करते हैं, हम किसी की एंट्री नहीं करते हैं, हम सब कुछ एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट की तरह बनाते हैं कि हमने अपनी याद के लिए स्टेटमेंट बना ली, मेमोरी के लिए मेमोरेंडम स्टेटमेंट कि क्या प्रॉफिट लॉस है, सिर्फ नेट अमाउंट निकाला और प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट कर दी। गेनिंग पार्टनर ने प्रोपोर्शनेट अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे दिया, तो इससे क्या हो गया, बैलेंस शीट में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है ना, तो यहां पर आप ये एडजस्ट करते हैं, जबकि यहां पर आपको ये नेट प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट करने हैं। तो यहां क्या होता है, अगर आपके रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस है तो वो अकाउंट बन रहा है उसी में एडजस्ट हो जाते हैं। वेयर एज इन दिस केस यहां क्या होगा एडजस्टमेंट में, क्योंकि हम अकाउंट तो बना नहीं रहे हैं, तो एक्सपेंसेस जब पे करेंगे तो उनके लिए एक अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। एक्सपेंसेस की एंट्री अभी भी वही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट या फिर पार्टनर के अकाउंट में, तो उसको अलग से सॉल्व करके हम रिकॉर्ड करते हैं। सो अब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझ लो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं, टू वैल्यू प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो इसके फॉर्मेट को समझने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप ये समझो इसमें आ क्या रहा है। जब भी एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होगा वो इसमें आएगा। तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस मेजर करने के लिए बना रहे हो, प्रॉफिट्स इधर आएंगे, लॉसेस इधर आएंगे। तो अब कंसिडर करो लाइबिलिटीज में क्या क्या चेंज हुए। सपोज लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है, तो लॉस है टू वेरियस लाइबिलिटीज अकाउंट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब वेरियस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको बाय नेम, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन, हर एक को बाय नेम लिखना है। लाइबिलिटी में कमी हो जाती है, तो बाय वेरियस लाइबिलिटीज अकाउंट, वो प्रॉफिट है, डिक्रीज इन वैल्यू। अच्छा, अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बुक्स में लेके आनी है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आपके लिए लॉस है। ठीक है, उसको आप डेबिट में लिख दोगे। अब एसेट्स के बारे में सोचो, तीन पॉसिबिलिटीज हैं। एसेट की वैल्यू बढ़ती है, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो आपके लिए प्रॉफिट है, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स क्रेडिट में। बट अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है की जगह कम होती है तो वो आपको लॉस हो गया, तो डिक्रीज इन वैल्यू यहां। अब अनरिकॉर्डेड एसेट अगर बुक्स में लेके आते हो, तो अगर आपकी एसेट्स बुक्स में आ रही हैं तो बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, तो जो भी उनकी रिवाइज्ड वैल्यू है वो क्रेडिट में, तो ये प्रॉफिट्स हैं, ये लॉसेस हैं। अब इसको बैलेंस कर दो, डिफरेंस करके प्रॉफिट्स ज्यादा है, क्रेडिट साइड प्रॉफिट्स डिनोट कर रही है, डेबिट साइड लॉसेस डिनोट कर रही है। तो आपके पास प्रॉफिट ज्यादा है, लॉसेस कम है, तभी तो डिफरेंस यहां आएगा। डिफरेंस यहां तभी आएगा ना जब ये साइड छोटी होगी, ये बड़ी होगी। तो जैसे ये 1 लाख है, अब यहां अगर 1 लाख से कम अमाउंट होगा तो बैलेंस करते हुए डिफरेंस यहां आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है। तो इसे क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स में उनकी जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी एग्जिस्टिंग रेशो में बांट दोगे, जो भी डिफरेंस है। एज अगेंस्ट दिस अगर लॉस है तो वो इधर आएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट उसमें बढ़ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व अ कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करनी है। तो क्वेश्चन में हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेथड 1 करना है, मेथड 2 करना है, ये कैसे पता चलेगा? अगर हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका मतलब मेथड 1 है। इफ योर क्वेश्चन डायरेक्टली सेज कि गिव एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट का हर जगह यही मतलब है कि सिर्फ एडजस्ट करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो बुक्स में नहीं आना चाहिए, तो वो सेकंड मेथड हो गया। सिमिलरली एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी लैंग्वेज दे सकता है कि एडजस्ट द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज्यूमिंग नो चेंज इज इंटेंडेड इन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू में चेंज नहीं करना,
तो बुक वैल्यू में चेंज अगर नहीं करना तो वो एडजस्टमेंट मेथड है, और अगर आपको ये कहा जाता है कि बुक वैल्यू में चेंज करना है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट मेथड है। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंगली आप एंट्रीज कर देंगे। सो रिमेंबर ये 2 केसेस हैं। इस केस का हमने एक एग्जाम्पल किया था लास्ट वीडियो में। अब इस मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट टाइम। सो मीनवाइल यू कैन रिवाइज ऑल दी एंट्रीज। थोड़ा सा इनको ध्यान से समझोगे तो हर चीज बहुत इजी है, ठीक है ना। सो आई होप इट इज क्लियर। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।